हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सिविक्स का सेशन नंबर 6 है। अब आप बोलोगे 4 के बाद 5 आता है ना। 5 बेसिकली मैंने एडिटिंग में डाल दिया है और वो बेसिकली क्वेश्चन डिस्कशन का है, तो वो मैं इससे पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये एडवांस में बेसिकली आप कह सकते हो, ठीक है। इसको रिकॉर्ड में कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम बेसिकली है, अच्छा ये टॉपिक नंबर 6, सॉरी सेशन नंबर 6, हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र 06 सॉरी। चैप्टर का नाम है हमारा सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका। चैप्टर पहला क्या था? लोकतंत्र में साझेदारी। इसका मतलब ये था कि दुनिया में क्यों बोलता है, इंडिया की बात करते सिर्फ। एक लोकतंत्र में या फिर हमारे देश में जितनी भी जनताएं हैं ना, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, A to Z जनता जब तक लोकतंत्र में शामिल नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा देश एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यानी कि हर एक लोग की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, 2 चैप्टर क्या बोलेगा, जब तुम शामिल हो जाओगे तो काम करने का एक तरीका होता है ना। पहला चैप्टर सिर्फ ये बोलता था कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता हैं, सब मिल के लोकतंत्र को चलाओ ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ना धर्म के नाम पे, ना जात के नाम पे, ना वंश के नाम पे, ना जेंडर के नाम पे। और अब ये बोलता है कि जब तुम साझेदारी कर लोगे ना तो काम कैसे करोगे, इसलिए बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है ना, या प्रणाली बोले सिस्टम। मतलब किस तरीके से हम काम करेंगे जब जनता जो है पावर में यानी सत्ता में साझेदारी कर लेती है तब। इतनी बात समझे, ये हमारा चैप्टर का नाम था। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे आखिर सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता क्या है। सत्ता आपको जहाँ मिले उसको पीट देना, ऐसा नहीं। सत्ता कोई आदमी नहीं है। सत्ता कहने का मतलब सीधा मतलब होता है पावर। जितना भी नेता है ना, एक तो होता है मनी, लोग बोलते हैं मनी इज पावर, और पावर इज मनी। पावर कहने का मतलब आपको वो सारे अधिकार मिले हैं जिसका उपयोग करके आप किसी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर। जो मंत्री लोग हैं, जो सांसद लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, इवन तो आजकल जो छोटे मोटे नेता भी है ना, उसके पास भी तो अच्छा खासा पावर होता है। तो उस पावर को बोलते हैं बेसिकली सत्ता। और अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ सत्ता में? अभी बात कर रहा हूँ सरकार की बात कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जो सरकार है ना, उसके पास पावर है ताकि इंडिया को जैसे लेके चलना चाहे तो लेके जा सकता है। इसलिए कहता है कि जो सरकार है उस सत्ता में हम भी शामिल हो गए। ऑब्वियस सी बात है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसलिए मैंने लिखा यहाँ पे सत्ता में साझेदारी एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था है। शुद्ध हिंदी में भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब सत्ता में साझेदारी अगर है तो एक अच्छा ही पॉलिटिकल हमारा एक सिस्टम है। मतलब देश को चलाने को लेके जहाँ पर सभी वर्ग के लोग सरकार में हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि सत्ता में साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है और उसका काम करने का सिस्टम हमारा यह है। अब अगर आप सोचो, अच्छा पता है एक बात, ये जो मैं बताऊंगा ना, इसका मैं एक और लिंक दे दूंगा और वो मेरे पहले YouTube चैनल का है। आप उसको भी देख के थोड़ा सा और डिटेल से समझ सकते हो। उतना वक्त नहीं है कि मैं इसको फिर से आपको डिटेल में बताऊं, तो आप सिंपल समझना। अभी मोटी मोटी बातें, बहुत मोटी बातें ये ऊपर, ठीक है ना। और जो डिटेल है ना वो मैं आपको एक और लिंक दे दूँगा। हो सकता है मैं उसको अपलोड ही कर दूँ, लेकिन पता नहीं कि कॉपीराइट ना आ जाए ना। दोनों तो मेरा चैनल है, कैसे आएगा कॉपीराइट, हो सकता है। चलिए, तो एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका। अभी कुछ मत समझो, सिंपल समझो। देश लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला है। एक व्यक्ति होगा जो नियम बनाएगा। वहाँ पे एक तो है नहीं, कई सारे लोग हैं। जितने भी नेता लोग हैं ना, हम जिसको भेजते हैं चुन के, तुम दिल्ली जाके बैठना, तुम पटना जाके बैठना, तुम अपने एरिया में जाके बैठना, वो सब नेता के पास पावर होता है कि वो चाहे तो कोई भी नियम बना सकते हैं। कोई भी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ठीक हमको परेशान करने वाला बना दे, उसके लिए बैठी कोर्ट भी। तो वो चाहती तो हमारे देश के लिए नियम बनाएगी। तो जो नियम बनाने का सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं विधायिका। वर्ड सुना ना, विधि की विधाता यानी कि नियम के मालिक। सिंपल सी बात वही है ना। तो विधायिका कहने का मतलब ऐसे लोग जो उस सिस्टम में है और वो हमारे देश के लिए नियम बनाते हैं। तो एक तो नियम बनेगा, नियम बनने का मतलब विधायिका में आ गया, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। अब है कार्यपालिका। क्या जब नियम बन जाएगा तो क्या सिर्फ संविधान पर लिख के छोड़ देंगे, उसको अप्लाई भी तो करना है ना। ठीक है, संसद में जाकर हंगामा हो गया कि ठीक है ये नियम बनेगा, और बिल पास भी हो गया, नियम बन गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल ही नहीं रहा है, कोई नियम को मान ही नहीं रहा है। इसका मतलब एक अलग ग्रुप आएगा जो बोलेगा जो आप नियम बनाए हैं हम उस नियम को हर जगह लागू करवाएंगे। उसको बोलते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव।
एक हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका कहती है कि जब तुम नियम बनाओगे या फिर तुम उसको अप्लाई करवाओगे तो हो सकता है जनता को समस्या हो जाए। अगर जनता को समस्या हो तो वो मेरे पास आ जाना और हम क्या करेंगे, तुमको न्याय दिलवाएंगे, नहीं फैसला दिलवाएंगे। तो ये नियम बनाएगा, नियम को लागू करवाएगा और ये हमारा न्यायपालिका उसको फैसला भी दे सकता है। एक लेता हूँ एग्जाम्पल। अभी इंडिया की बात करें तो गुजरात और बिहार में शराब बंद है, ऑब्वियस सी बात सबको पता है। मान लेते हैं नीतीश कुमार जी आज से 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, संसद में गए, सॉरी संसद बोलते हैं, विधानसभा में गए, पटना में गए और वो एक प्लान बनाए कि ठीक है आज से बिहार में शराब बंद। जैसे नियम बना, उस नियम को बोलते हैं बेसिकली विधि है ना, तो वो जो नियम बनने का काम है ना, उस काम को बोलेंगे यह विधायिका वाला काम है। वहाँ पे नियम बन गया। अब चिट्ठी पे लिख दिया जाएगा कि बिहार में शराब बंद है। अब चिट्ठी कहाँ जाएगा, किसको भेजेगा? जितना भी है ना डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बोलते हैं उसको, एक और डीएम होता है आपको पता होगा, तो डायरेक्ट मैसेज शायद, तो वो क्या करेंगे, चिट्ठी को एक एक डीएम के पास भेज देंगे। डीएम बोलेगा बाकी सब थाने वाले को, एसपी को, पुलिस वाले को, देखो भैया एगो नियम बना है विधानसभा में और हम चाहते हैं कि इस नियम को लागू करवाओ और शराब बंद हो गया है। अब जहाँ भी तुम्हें मिल जाएगा उसको पकड़ के कूट दो। अब पुलिस जो भी हमारी है वो हेल्प कर रही है उस नियम को अप्लाई करने में, उस नियम को लागू करने में। इसको बोलेंगे कार्यपालिका। मान लेते हैं जब कोई पुलिस आए किसी व्यक्ति को पकड़ ले, खुद से तो देगा नहीं फैसला। ऐसा तो है नहीं कि ठीक खुद से बोल देगा तुमको पड़ जाएगा फांसी, तुम आधा बोतल दारू पिए हो, ऐसा नहीं होगा। जैसे पुलिस पकड़ी वो ले जाएगा कोर्ट के पास। अब कोर्ट बोलेगा कि तुम कितना लेकर आए थे, क्यों किए थे ऐसा ऐसा, तब जाके उसको फैसला न्यायपालिका सुनेगी। नियम बनाया नीतीश कुमार या उसकी सरकार, तो हो गया विधायिका। अप्लाई करवाया हमारा पुलिस ऑफिसर जो भी है वो सब, वो कार्यपालिका है, और जज वगैरह हो गए न्यायपालिका। मुझे उम्मीद है इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक पार्टी। अब एक देखो ना, हमको पता है कि इंडिया में हर एक लोग का जो सोच है ना बिल्कुल अलग अलग होता है। कुछ लोग क्या करेगा, एक अपने सेम सोच का यानी कि लगभग एक झुंड बनाएगा और वो बोलेगा लगभग मेरा सोच यही है तो तुम्हारा भी सोच यही होना चाहिए। अब ऐसे खुद सोचो ना, जब कोई लोग झुंड बनाएगा तो सबका सोच मैच करेगा तभी तो रह पाएगा ना। नहीं तो एक बोलेगा नहीं यहाँ जाएंगे, एक बोलेगा वहाँ जाएंगे, फिर झुंड का एक साथ भाग ही जाएगा। तो राजनीतिक पार्टी कहने का मतलब ये है कि वो कुछ लोग अपना झुंड बनाता है जो देश में सत्ता के लिए लड़ता है चुनाव। उस झुंड का काम ये है कि हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और हमारा सोच ये है कि देश को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उस ग्रुप का कुछ तो नाम दोगे ना, उसका नाम है पार्टी। और जहाँ चला गया पॉलिटिक्स में, इसलिए नाम पड़ गया इसका राजनीतिक पार्टी। पार्टी में भी तो एंजॉय करते हो तो झुंडे में जाते हो ना, कि अकेले के लिए घुस जाते हो वहाँ पे। कभी देखो अकेले पार्टी करते हुए, अकेले डांस रहे हैं पागल के जैसे, भूत जैसा। तो मेरे कहने का मतलब राजनीतिक पार्टी एक समूह होता है जो देश में सबका बराबर सोच और जो चाहती है कि देश में चुनाव लड़े और जब सरकार बन जाए उसकी तो देश के लिए उससे जो हो पाएगा वो करेगा। पल्ले पड़ा मेरी बात? पल्ले। तो लोगों का समूह जो एक विचारधारा यानी कि एक सोच का हो और वो चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब बीजेपी एक पार्टी है। बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता है ना, सबका सोच सेम है, जो उसके हेड चाहेंगे ठीक है देश को हम ऐसे पहुँचाएंगे। इसका मतलब बीजेपी हो गया भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गया आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी हो, बसपा नाम सुने होंगे ना, सपा नाम सुने होंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा हो गया जिसकी है मायावती जी, अखिलेश यादव का है समाजवादी पार्टी जो यूपी में है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना राजनीतिक पार्टी, उसका नाम कम से कम आप जान लेना। तो सपा हो गया, बसपा हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, और कौन सा है एक आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब का। तो ये सब पार्टी का नाम है। वो पार्टी अपने झुंड में चलता है, उसका सोच अलग है, उस झुंडे का सोच अलग है, उस झुंड का सोच अलग है, उस पार्टी का सोच अलग है, लेकिन सबका मेन पर्पस ये होता है कि ठीक है हम सत्ता में जाएं और देश के लिए उससे जो हो पाएगा वो करेंगे। और क्या हो पाता है वो आपको ही पता है, ठीक है ना। चलिए अब गठबंधन की सरकार, ये क्या होता है अभी सिंपल समझना मेरी बात। पता है मैंने एक स्पेलिंग गलती कर दिया, आप देखेंगे नहीं, पक्का कोई इनको नोटिस किया होगा, मुझे पता है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अभी हमारे बिहार में ना 243 विधानसभा का सीट है। अब ये क्या होता है विधानसभा,
मैं जो दूंगा ना वीडियो, आप उसमें देखना, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो विधानसभा में 243 सीट है। मेरे कहने का मतलब जब पूरा विधानसभा का चुनाव होगा, यानी बिहार का चुनाव होगा ना, जब राज्य इसके लिए सरकार बनने के लिए, तो टोटल मिला के पूरे बिहार से 243 मंत्री चुन के जाएंगे पटना बैठने के लिए, ठीक है ना। 243 का आधा लगभग कितना हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा मैथ करता हूँ यहाँ पर सॉल्व, ठीक है ना। 243 बस सही सही सॉल्व हो जाए, 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 0.5, यानी 121, यानी 121.5। आधा आदमी कभी देखा आज तक, इसका मतलब कम से कम 122। अगर 122 आदमी जीत के एक पार्टी खो गया ना, तो उसको बोलते तुम्हारी पार्टी जीत गई। देखिए होता ये है कि जैसे मेरा जो है ना विधानसभा क्षेत्र वो है बछवाड़ा, उसमें भी कई सारे पार्टी खड़े होंगे, कांग्रेस का भी खड़ा हो सकता है, बीजेपी का भी खड़ा हो सकता है, आप जो जिसको खड़ा होना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कहीं जीते बीजेपी का, कहीं जीते कांग्रेस का, कहीं पे फिर जीते कांग्रेस का। जब सब पहुंचेगा पटना तो काउंटिंग करेगा ना, अगर कांग्रेस का हो गया 121 से ऊपर, यानी कि कम से कम 122 सीट, तो वो बोलेगा हमारी पार्टी वाली आधा से बेसी लोग हैं ना, अब हम चलाएंगे सरकार। इसको बोलते हैं बहुमत की सरकार, कह सकते हैं ना, समान मतलब जनरल तरीके से आधा से ज़्यादा चले गए, जीत गई बस। मेरी बात समझ हो ना। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि 243 में उसका आधा लगभग 122 होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 122 सीट मिल गया ना, वो व्यक्ति बोलेगा अब हम चलाएंगे सरकार, एगो विधानसभा से एगो सीट, तो एगो लोग जीत के जाएगा ना, वो बोलेगा मेरा एक सीट फिक्स हो गया, वो बोलेगा हम बीजेपी के हैं। कोई वहाँ से बोलेगा हम भी बीजेपी के, कोई वहाँ से बोलेगा बीजेपी के, सब बीजेपी जोड़ेगा, 121 ऊपर चल गया, बोलेगा इसका मतलब ये होगा कि बिहार के लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना। और जैसे पसंद करते हैं तो भाई साहब सरकार हम बनाएंगे और हम चलाएंगे बिहार को। कहीं बोलेगा राजद, राजद पता है ना किसका, राजद है क्या बोलते हैं, लालू यादव जी का पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन छाप। जदयू है जनता दल यूनाइटेड, यह है हमारा तीर छाप नीतीश जी का, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई भी पार्टी जीते, सरकार चल रही, अब कल्पना कीजिए 121 ऊपर एगो पार्टी का था सरकार, अगर उसमें से 4 गो लोग जो मंत्री हैं मर गए, मान लेते मर ही गए, या फिर हो सकता है वो अपना मिनिस्ट्री छोड़ दे, बोले कि ठीक है हम नहीं संभालेगा, अब उसका घट गया ना, अब क्या बोलेगा, अब जो दूसरा का पार्टी वाला होगा ना बोलेगा हम बनाएंगे सरकार। तो क्यों ना इसके पास एक उपाय है ना, वो बोलेगा देखो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों मिल जाते हैं, मिल जाएंगे तो मेरे पास भी रहेगा पावर, तुम्हारे पास भी रहेगा। इसलिए कभी कभी अपना बहुमत साबित करने के लिए ना 2 पार्टी मिल जाती हैं, यानी गठबंधन कर लेते हैं। आप गठबंधन वर्ड भी सुनोगे ना, शादी में इस्तेमाल होता है। तो 2 राजनीतिक पार्टी भी कभी कभी देश को चलाने के लिए गठबंधन करते हैं, इसी को बोलते हैं कि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। अभी बिहार में ही है ना, बीजेपी तो हट गए वहाँ से, तो अभी राजद और जदयू मिल के देश को चला रही, सॉरी बिहार को चला रही। पल्ले पर रहा मेरी बात, कमेंट में पक्का बोलना, ठीक है ना। वाई लिखना, वाई का मतलब यह समझ रहे हैं, एन लिखना, नो का मतलब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपका तो स्पीड है भी नहीं, जब तक टाइप करोगे तब तक आपका प्रचार आ जाएगा एक 2 गो, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि जब बहुमत खो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, 1-2 पार्टी मतलब 1-2 मेंबर भाग जाए वहाँ से, विधायक जी चले जाए, तो 2 पार्टियाँ मिलकर सरकार चलाती है, इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है ना। अब कहते हैं कि ठीक है इतना है तो सत्ता किसके पास है, सरकार के पास है। लेकिन कल्पना करो सत्ता अगर सरकार के पास है और पूरा पावर उसी को दे देंगे, तो हो सकता है उसका नियम बाद में जाकर बदल जाए, उसका नियत बदल जाए, तो गांव को राज्य को तबाह भी तो कर सकता है ना। इसलिए हमारे देश में ऐसा सिस्टम है, बोला देखो सत्ता तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन उसको ऐसा बंटवारा करेंगे ना कि तुम भी किसी न किसी के अंदर काम करोगे, यानी पावर को भी बांट दिया गया है ताकि कोई एक लोग अपने आप को बॉस ना समझ ले। मेरी बात समझे, इसलिए सत्ता का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। तो विधायिका नियम वाला, कार्यपालिका चलाने वाला और न्यायपालिका, सभी को शक्ति अलग अलग दिया गया है। विधायिका को कोई मतलब नहीं है कार्यपालिका से, कार्यपालिका को कोई मतलब नहीं न्यायपालिका को, न्यायपालिका से, न्यायपालिका को कोई मतलब नहीं सबसे। तीनों ग्रुप अपने अपने बिल्कुल आज़ाद हैं। अब बताओ क्या तीनों की नीयत बदलेगा क्या बार में? ये सब संभव नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो कम लोग का ग्रुप होता है ना, तो ये बात स्वाभाविक मान सकते थे, ठीक है उसका नीयत बदल जाए और देश को तबाह कर दे। इसलिए लाखों लोग जुड़े हुए हैं और तुम पावर ऐसे बांट दो कि अगर एक का नीयत बदल भी जाएगा ना तो दूसरे का तुमको कूट देगा।
ऐसा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में साझेदारी बहुत कंपलसरी है। बहुत लंबा नहीं हो गया आज, एक सेकेंड, अभी नहीं, चलिए। उसके बाद इसलिए कहते हैं कि सत्ता का बंटवारा विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, तीनों में अलग अलग है, ठीक है ना। आपको सबको बराबर शक्ति बांट दी गई, क्यों? ताकि इसका दुरुपयोग कम हो ना। कल्पना कीजिए अगर विधायिका मिल गया न्यायपालिका से, इसका मतलब जज का चल गया 60 नियम वाला मंत्री से। मंत्री कल को नियम बनाएगा, चाहे कुछ भी करे, कोई कांड कर दे, तो अब वो बोलेगा ना जज को, भाई साहब प्लीज़ मुझे छोड़ देना, तुम बाबा हो देश के, तुम एक सिंपल जनता हो, होश में रहा करो। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि तीनों अलग अलग है। तो न्यायपालिका बोलेगा विधायिका को, अगर तुम चैं चौं करोगे ना तो हम तुमको हटवा देंगे। वैसे विधायिका बोलेगा जज को, तुम चैं चौं करोगे तो हम तुमको हटवा देंगे। बोलिए मत, हमारे ऊपर राष्ट्रपति साहब भी बैठे हुए हैं, है कि नहीं। कार्यपालिका बोलेगा हम भी अपने मन से मतलब जनता को परेशान कर देंगे। तो इसके ऊपर ही है। इसका मतलब तीनों व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन तीनों का कंट्रोल एक दूसरे के ऊपर है। मेरी बात समझे ना। इसका एग्जाम्पल सुटेबल होता नहीं मेरे पास कोई, मैं कौन सा एग्जाम्पल दूँ। अभी आप सिंपल समझो, एक फैमिली है, एक दादाजी और एक दादी जी। दादा दादी जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए ना, तो मान लेते हैं बूढ़ी जी चली गई ऊपर, मान लेते हैं दादाजी बचे हुए हैं, वो है हमारे राष्ट्रपति साहब मान लेते हैं। अच्छा अभी तो फिलहाल हमारे कौन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है ना। तो मान लें दादाजी खिसक गए, तो अभी एक दादी हैं और दादी के 3 लेयर नीचे में हैं, यानी मान लेते हैं दादी के 3 बेटे हैं। मान लेते हैं, मैंने कहा एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका और एक है विधायिका। तीनों काम अलग अलग, तीनों बच्चे अपने एक दूसरे से आज़ाद है, जो करना करो। लेकिन भूलो मत, अगर एक करोगे परेशान तो बाकी दोनों मिलकर तुमको परेशान करेगा, कहाँ जाओगे। और अगर तीनों कर दिया ना, ऊपर राष्ट्रपति बैठल है ना, ठीक है ना, इमरजेंसी लगा देगा, तुम्हारे आर्मी टूट पड़ेगा, इतना मार मारेगा नेता को, ठीक कर देगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब सबका सत्ता अलग अलग, सॉरी सत्ता है सरकार के पास, पावर है, लेकिन इस तरीके से बांटा गया है कि आप इसका मिसयूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं मैथ मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। और पता है एक बात, 14 फरवरी को जो आपका एग्जाम है ना, शायद पहला सब्जेक्ट मैथ ही है, इसलिए मैंने पॉलिटी में मैथ लिख दिया है, ठीक। चलिए, और सभी एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। और कल को पूछेगा सत्ता पर नियंत्रण क्यों जरूरी है, तो नहीं कह सकते, दुरुपयोग को रोकने के लिए, नहीं तो कल को कोई भी नौटंकी कर सकता है। अभी देख रहे हो ना, नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग उन धमकी देता अमेरिका को, तुम मुझे कुछ करोगे तो उड़ा देंगे साउथ कोरिया को, इतना ब्लैकमेल। चलिए अब बात करते हैं शक्ति का बंटवारा। आखिर जो मेरे पास पावर है इंडिया में, उसका बंटवारा कैसे होता है। 2 तरीके से होता है, एक को बोलते हैं क्षैतिज बंटवारा और एक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा। अब इस वर्ड को भूल जाओ, ठीक है, इसकी बात ही नहीं करना है, बस इसका जान लो। इसका अंग्रेजी होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका होता है हॉरिजॉन्टल, बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेलिंग से ये। चलिए अब इसको भूल जाइए, ठीक है। सत्ता बोलिए, शक्ति बोलिए, शक्ति का बंटवारा 2 तरीके से होता है, और एक को बोलते हैं क्षैतिज बंटवारा और एक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा। अभी नाम भूल जाइए, जब ये समझ लेंगे ना तो अपने आप को समझ में आ जाएगा क्यों नाम दिए हैं। हमारे इंडिया में 3 सिस्टम, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मुझे बात बताइए, क्या तीनों है चलता है बिल्कुल पैरेलल चलता है ना। अगर मान लेते हैं पिताजी यहाँ है तो उसका बेटा नीचे आएगा ना, उसका पोता और नीचे आएगा। लेकिन अगर विधायिका को ऊपर रखे, कार्यपालिका को नीचे रखे, इसका मतलब विधायिका बॉस हो गया ना। इसलिए बोलते नहीं, तुम तीनों बराबर हकदार हो ना, तुम तीनों एक साथ रहोगे, यहाँ विधायिका, यहाँ कार्यपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका। इसलिए हम इसको एक लाइन से सजाते हैं। लेकिन जब बात करेंगे इसमें पता क्या बोलता है, हमारे देश में 3 ढंग की सरकार चलती है। 3 क्यों, इतना बड़ा आबादी है ना, इसको कंट्रोल करना इतना आम बात तो नहीं होगा। आप कभी अंदाज़ा लगाइएगा, घर में 5-6 लोग होते हैं ना, आप तो उसको नहीं संभाल पाओगे, और 140 करोड़ के लोग को आप संभाल लोगे। इतना आपको लगता है हलवा वाला काम है। सबका सोच अलग अलग, सबका धर्म अलग अलग, कोई किसी के लड़ता है, कोई कुछ के लड़ता है। इसलिए कहते हैं हम क्या करेंगे, सरकार भी चलाएंगे 3 तरीके से। एक को बोलेंगे केंद्र सरकार, उसका
उसका काम रहेगा पूरे देश के जो राज्य है ना उसको जोड़ कर रखना, ताकि कोई गुस्सा में राज्य लड़ न ले अगलों का राज्य से। तो फिर एक हो जाएगी राज्य की सरकार, उसका काम है सिर्फ अपने अपने राज्य को देखना। राज्य बोलेंगे भैया हम भी तो बहुत बड़े हैं ना, हम क्या करते हैं, हम एक और बनाते हैं सरकार जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय सरकार। मैं एग्जांपल लेके बोलता हूँ। दादा इंडिया हमारा दादाजी है मान लेते हैं, उसके 28 वो टुकड़ा है, यानी 28 बेटे हैं। एक का नाम बिहार, एक का नाम यूपी, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, हर एक को जोड़ लीजिए आपको 28 मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब पूरा इंडिया क्या हो गया हमारा भारत, उसके 28 टुकड़े क्या कहलाएंगे राज्य। क्या जो बिहार राज्य है उसका भी तो बेटा होगा ना, जिसको पोता बोलेंगे, जिला 38 को है। क्या नीतीश जी जो बैठते हैं बिहार में क्या संभाल लेंगे 38 जिला को अकेले? बस की बात नहीं है। इसलिए बोलते हैं काम करते भैया हम एक एक डीएम को भेजते हैं, हर एक जगह डीएम को भेजेंगे और अंदरों में चुनाव करवाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भारत का पूरा देख रेख करेगा उसको बोलेंगे केंद्र की सरकार, क्योंकि पूरा सेंटर वहीं पे है और हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जुड़ कर रहना चाहते हैं। इसलिए एक सरकार को बोलते हैं कि तुम भारत की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो। अच्छा दिल्ली एक केजरीवाल का भी है, वो तो उसकी बात नहीं मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपल समझो, देश की सरकार, केंद्र की सरकार, उसको बोलते हैं, उसका काम ये है कि तुम पूरे भारत का देख रेख करोगे और तुमको एक जगह दे दी है, वहाँ जाके बैठोगे, इसका नाम है दिल्ली। इसलिए कहते हैं कि भारत की राजधानी है दिल्ली, और एक दिल्ली अलग है, यूटी भी है, वो आगे बात करेंगे। अब सरकार क्या बोलती है, केंद्र सरकार, वहाँ भी कौन बैठी है, मोदी जी। मोदी जी कहना है कि हम 28 को देख रेख करेंगे ना, और उसी 28 में से एक हमारे नीतीश जी हैं जो बिहार को देख रहे हैं, योगी जी हैं यूपी को देख रहे हैं, ऐसे कई सारे और भी सीएम हैं जो देखते हैं। अब जो एक एक टुकड़ा है ना वो कहलाएगा हम राज्य देख रहे हैं ना, तो हम कहलाएंगे राज्य की सरकार, यानी बिहार की सरकार यानी राज्य की सरकार, नीतीश की सरकार यानी राज्य की सरकार। लेकिन केंद्र में कौन बैठा है, मोदी जी। तो मोदी जी कौन है, हमारे केंद्र की सरकार के हिस्से हैं। इतने पहले पढ़ा। अब नीतीश जी बोलेंगे मेरे पास 38 को टुकड़ा है, तो हम क्या करेंगे, गांव गांव में जाके पंचायत खोल देंगे, उसको बोलेंगे क्षेत्रीय सरकार। क्यों? पटना में बैठेगा नीतीश कुमार, बैठेगा क्यों बोलूँगा मैं, बैठेंगे। अब क्या ये संभव है कि उनको पूरा नज़र रहेगा पूरा बिहार पे? नहीं ना। इसलिए बोलता है काम करते क्यों ना एक एक गांव में जाकर चुनाव करवाते हैं, और जो वो वार्ड है, जो मुखिया जी हैं, जो समिति साहब हैं, चुनाव पढ़ते हो ना ये वाला, तो वो मैसेज भेजेगा हमारे जिला वाले डीएम साहब को, और डीएम को मैसेज करते हैं डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे कि सर ऐसा रिक्वेस्ट आया है। अब चिट्ठी लिखता है वहाँ पे, वो लोग व्हाट्सएप नहीं चलता, वीडियो कॉल, हेलो नीतीश जी यहाँ पे हैं, यहाँ डीएम साहब है, सर ऐसे से हुआ है, व्हाट्सएप पे कर लोगे सब काम। वाह, अगर अनइंस्टॉल हो गया तो सरकार गिर जाएगी अनइंस्टॉल करने पे। ऐसा नहीं होता। तो केंद्र की सरकार भारत देखेगी, राज्य की सरकार राज्य देखेगी, और राज्य की सरकार के अंदर कौन है, क्षेत्रीय सरकार, जो एक एक गांव मोहल्ला तक देख लेगी, जिसको बोलते हैं पंचायती राज्य बोलते हैं ना। इतनी बात समझे? तो क्या कह पाएंगे सबसे ऊपर रहेगा केंद्र की सरकार, क्योंकि राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है ना, राज्य से इंपॉर्टेंट हमारा भारत देश है। इसलिए बोलेंगे देखो क्षेत्र गांव के ऊपर राज्य रहेगा और राज्य के ऊपर देश रहेगा। इसका मतलब इसमें एक दूसरे के ऊपर मालिक तो बैठा हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि राज्य की सरकार में और केंद्र में पावर किसके पास होगा, खूब ज़्यादा मोदी जी के पास, ठीक है ना। तो केंद्र के नीचे में राज्य और राज्य के नीचे में क्षेत्रीय, यानी मुखिया तुखिया वार्ड पंचायत समिति जिला परिषद किसके अंदर आएगा, नीतीश जी के अंदर। नीतीश जी योगी जी जो भी सीएम है मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे मोदी जी के अंदर। इतनी बात समझे? अच्छा अब ये मत सोचना कि ठीक है मोदी जी सबसे टॉप पे हैं, राष्ट्रपति जी बैठे हुए, फिर ये मत सोचना कि वो भी सबसे टॉप पे हैं। बहुत ढंग का प्रावधान है संविधान में, महाभियोग लग सकता है, इम्पीचमेंट। मैं किधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा था, चलिए ठीक है ना। तो क्या बोल पाएंगे इसमें एक के ऊपर एक रहेगा और यहाँ पे सब साथ साथ रहेगा? तो क्या ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल क्षैतिज रेखा नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि क्षैतिज बंटवारा है, और ये लंबा लंबी बोलते हैं ना वर्टिकल लाइन, इसलिए कहते हैं कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब मेरी बात समझ गए, समझे ना? चलिए अब बताइए, अब इस तरीके से हमारा देश चल रहा है। अच्छा पता है एक बात, ये जो है ना हमारा ये वाला सिस्टम यहाँ पर भी होता है। नहीं तो खुद सोचो ना, केंद्र की सरकार क्या बोलेगी, अच्छा हम एक काम करते हैं, हम नियम बना लिए, इम्प्लीमेंट भी करवा दे जीएसटी वाला, और जज मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट वाला, इसके पास भी है। राज्य क्या बोलेगा, अच्छा मेरे पास भी बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री साहब वही हैं, नियम बना देंगे,
और हाई कोर्ट में जज बैठल है, उसके पास भी है। क्षेत्र में क्या बोलेगा, तनी मनी पावर मुखिया को ही मिलता है। तनी मनी पावर जो है ना, जो हम लोग आम जनता चुनते हैं पंचायत में, उसको पावर मिलता है। छोटका मोटका नियम वो बना सकता है। ऐसे नहीं हुआ कि ठीक है एक मुखिया बोलेंगे आज के बाद इस रास्ते पे जीएसटी नहीं लगेगा इतना पावर सिर्फ हमारे जीएसटी के बारे में पावर हमारे सिर्फ इसके पास है। तो बोलता है देखो तुम पावर रखो लेकिन तनी मनी रखो। इसके पास भी है तो बोलेगा ठीक है हम नियम बना सकते हैं ना, और इसके पास बगल ही में थाना होना है ना, कर देगा शिकायत। इसके पास एग्जीक्यूटिव भी है और सरपंच साहब न्यायपालिका है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ा कोर्ट है ना, दिल्ली में है। यहाँ पे जाओगे बड़का बड़का समस्या लेके जाओगे, ठीक है ना, कि मेरा शायद मेरे ख्याल से ना जब नुकसान होता है ना 20 करोड़ का शायद या 1 करोड़ का, मेरा डेटा गलत भी हो सकता है, मुझे ध्यान ये है एक्चुअल। इतना जान लो जब खूब नुकसान होगा ना तब जाके आप यहाँ पे जाओगे। बोलोगे ठीक है मेरा 200 रुपये चोरी हो गया, और पता है वकील कितना रुपया लेगा केस लड़ने का, 1 लाख रुपया लेगा। 200 बचने के चक्कर में 1 लाख खर्चा करना, ये मुझे लगता है इस छोड़ दो इसको। दूसरी बात, ये हाई कोर्ट है, आप यहाँ भी जा सकते हो, और यहाँ पे हमारे सरपंच साहब हैं, पंच भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं। अब सिंपल समझो, गांव को क्या करते हैं हम लोग, सर एक पंचायत है हमारा, उस पंचायत में कई सारा गांव होता है, गांव को एक एक मोहल्ला में तोड़ देते हैं और एक एक मोहल्ला को वार्ड बोलते हैं। उसका भी चुनाव होगा, जो जीत के जाएगा वो जाके बैठेगा पंचायत भवन में, बोलेगा अच्छा हम इस मोहल्ला से जीत के आए हैं और इस मोहल्ला में जो भी समस्या है हम बोलेंगे। उसी मोहल्ला से वो पंच भी तो जाएगा ना, ये बोलेगा हम भी यहाँ से जीत के आए हैं, जो जो समस्या होगी हम जाएंगे। मुखिया बोलेगा हम सभी गाँव जीत के आए हैं, हम आप सबके मुखिया था ना, कहता है मुखिया है यानी कि मुख्य आदमी है ये। सरपंच बोलेगा सभी पंच के मालिक हम बनेंगे, तो हमें सरपंच, पंच के ऊपर सरपंच। तो जब कोई गांव में समस्या हो मोहल्ला में, पंच बोलेगा है निपटा लो इसे ही, नहीं मानोगे चलो सरपंच साहब के पास। तो सरपंच साहब बचाओ। इसलिए गांव में छोटका मोटका जो भी समस्या है ना, जैसे किसी का बाल्टी चोरी हो गया, किसी का लोटा चोरी हो गया, मुझे सुनने को मिला था ऐसा बातें, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से आप सुन भी लिए होंगे। तो जो भी छोटका मोटका समस्या है आप सरपंच साहब के पास जाओगे, वो सुलझा देंगे। अब ऐसा नहीं कि ठीक है आप बोलोगे देखिए बेगूसराय में रोड टूट गया है सरपंच साहब ठीक करवा दीजिए, वो क्या बोलेंगे मेरा रेंज है सिर्फ भगवानपुर तक का, इस पंचायत तक का, अब तुम मुझे वहाँ पहुँचा रहे हो, वहाँ पे वहाँ है नगर निगम, उसको जाके बोलो। इसका मतलब पावर उनके पास है लेकिन एक सीमित एक लिमिट रेंज तक है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं पावर बांटेंगे, तुमको भी पावर देंगे भैया तुमको भी, और तुम रहोगे साथ साथ, ये रहेगा ऊपर नीचे। मेरी बात पल्ले पड़ा। एक और बात, अगर मान लेते सरकार तो भी करते नोटंकी, ये सब मिल गया, देखिए ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ कल्पना कर सकते कि सब पगला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लेते सब पगला गया, हमारे इंडिया में कई सारा दबाव समूह भी है ना, इसका क्या काम है, इसका काम है सरकार पर नज़र रखना। कुछ भी गलत होगा ना धरना बैठ जाएंगे, कितना तुम मारोगे। मान लेते हैं 1000 लोगों का ग्रुप बन गया, इतना गुस्सा में सरकार कुछ उल्टा पुल्टा नियम बना दे, जाएगा आराम से रोड पे सो जाएगा, रोड पे सो जाएगा, गाड़ी तो जाएगी नहीं, गाड़ी जाएगी नहीं तो पैसा जमा होगा नहीं टैक्स में, सरकार परेशान हो जाएगी ना, पूरा काम दाम ठप पड़ जाएगा। इसलिए बोलते इसको बोलते इमोशनली ब्लैकमेल करना। और ये अच्छी बात भी है ना, अगर सरकार को हम लोग होश में नहीं रखेंगे ना, सरकार पागल कब का हो जाती है। इसलिए हमारे इंडिया में दबाव समूह भी है, यानी व्यापार संघ। इसमें क्या होता है, बेसिकली व्यापारियों का ग्रुप का एक हेड होता है, वो बोलेगा जब जब व्यापारी को समस्या होगी ना हम उठाएंगे आवाज़ और सरकार तक आवाज़ पहुँचाएंगे। वैसे होता है मजदूर संघ, एक उसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से लेबर यूनियन। आप कहीं जाओगे ना फैक्ट्री वगैरह में तो देखना जो कर्मचारी लोग हैं जो काम करते हैं, उसको कभी कभी ऊपर के बॉस को परेशान करते हैं, तो कहाँ जाएगा बेचारा, वो जाएगा अपने यूनियन के पास। और अगर मजदूर संघ को पता चल गया, यानी कि मजदूरों का ग्रुप होता है, झुंड होता है, जिसका ऑफिस भी खुलता है, पहुँच जाएगी सरकार के पास। इतना दबाव बनाएगी ना उसके ऊपर कि सरकार को झुकना पड़ जाएगा, पुष्पा ने वहाँ चलेगा, झुकना पड़ेगा। एक है हमारा NGO, इसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO पता है सरकार से पैसा नहीं लेते, ये फंडिंग पे चलता है, कोई कोई दान दिया तो उससे चलता है। और इसका काम ही है कि हम भी पूरा इंडिया में घूमते रहेंगे, जिस लोग की समस्या हुई हम सुनाएंगे, ठीक है ना। ये जो NGO वगैरह है इसका फ़ायदा भी है, इसका कभी कभी नुकसान भी होता है, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। छात्र संगठन, ई पक्का नाम सुनोगे ना। एक है शायद AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शायद। इसका काम यह है कि कॉलेज में जब किसी विद्यार्थी को समस्या हुआ और ना प्रिंसिपल मान रहा है, ना यूनिवर्सिटी मान रहा है, ना सरकार कुछ बोल रही है, तब जाके ये छात्र का जो ग्रुप है ना, ये भी गुस्सा भड़क जाएगा। इतना मतलब प्रोटेस्ट करता है, इतना प्रोटेस्ट करेगा कि सरकार को मजबूरी में फैसला देना पड़ेगा।
तो ये सब हमारे लिए ही काम करते हैं। तो ये सब दबाव बनाएगा सरकार पे, ताकि पावर सिर्फ तुम ही लेके मत घूमो, कुछ कुछ लॉलीपॉप मेरे पास भी रहेगा। मेरी बात पल्ले पड़ा? चलिए अब चलते हैं, तब तक के लिए सी यू सून।